हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त, सब चीज़ बढ़िया चल रही है एकदम। ठीक है, तो देखिए आइए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने जो पिछली वीडियो में वहाँ डाइपोल समझा दिया था, और दूसरा क्या समझाया था हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ एक्सियल कंडीशन। अब हम क्या समझेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन। ठीक है, देखिए इक्वेटोरियल कंडीशन क्या होती है। तो इक्वेटोरियल कंडीशन कहते हैं, जैसे एक्सियल कंडीशन थी, एक्सियल कंडीशन के अंदर क्या था कि ये डाइपोल है तो इसकी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, क्या हुआ करता था, पॉइंट हो सकता, कोई भी पॉइंट हुआ करता था, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, इक्वेटोरियल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसके सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस अप के ऊपर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन बोलते हैं। और दूसरा इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन अ जनरल कंडीशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं। ठीक, ये एक हमने डाइपोल बना लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया। डाइपोल की इक्वेटोरियल कंडीशन कहाँ होगी, जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए इक्वेटोरियल कंडीशन के अंदर क्या होता है, डाइपोल एक्स एक्सिस पे तो लाई करेगा और उसका पॉइंट जो होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, सेंटर से होगा। लेकिन अब सपोज कि हमने ये इसका सेंटर है डाइपोल का, ये हमने डाइपोल का सेंटर बनाया और डाइपोल के सेंटर से वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक पॉइंट हमने पी कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट पी है। ठीक, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल जो होता है यहाँ से इसके सेंटर से ओ तक, ये सेंटर ओ ले लिया कि डिस्टेंस कितनी होती है एल, और फिर यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, एल होगी। ठीक है, अब देखिए चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना होगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू चार्ज से यहाँ ओ से सेंटर, पहले हमने पी के डिस्टेंस कितना लिया, आर। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को जो हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। ये एल डिस्टेंस है, ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखेंगे माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, तो माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस भी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई होगा, जो कि इस तरह से बन गया है। क्लियर, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, सपोज किया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरा अब ये इसका क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकली है यहाँ पर, ई प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, अब माइनस क्यू की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो माइनस क्यू चार्ज से तो इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका रिजल्टेंट आया, इसका परपेंडिकुलर, ये हमने क्या ले लिया, ई साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से लेंगे, यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। जब ये साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, यहाँ से ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ से कुछ एंगल थीटा बना रहा है। क्लियर। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ये किसकी वजह से होगा, ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से। क्लियर। दूसरा, जब इसका ये रिजल्टेंट आ गया तो इसका जो क्या नाम है उसका, एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन आ गया और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट कितना होता है, माइनस, यानी कि साइन थीटा होता है, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ई माइनस क्यू की वजह से इसका भी एक्स एक्सिस किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखिए ये पॉइंट हमको मिला एक, ठीक है, यहाँ पर एक ये और एक ये वेक्टर कंडीशन में मिल रहा है हमको, ये ई प्लस क्यू की वजह से आ रहा है इसका रिजल्टेंट, और यहाँ पर रिजल्टेंट ई माइनस क्यू की वजह से आ रहा है। क्लियर। और ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना हो गया, ई प्लस क्यू की वजह से साइन थीटा, और ये कितना हो गया, ई माइनस क्यू की वजह से साइन थीटा हो गया। और ये दोनों पॉइंट कहते जुड़ रहे थे, यानी कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है हमको। अब देखिए ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से तो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या ऐड होगा, ई प्लस क्यू
कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, ये सब हमको मिल गया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई पॉइंट पी पर इतना हो चुका। ठीक है, अब कॉस थीटा क्योंकि ये सिमिलर है, यानी कि ई प्लस क्यू इक्वल टू किसके होगा, ई माइनस क्यू के। सपोज कर लिया हमने ये ई डैश है, ठीक है, या ई प्राइम। तो देखिए यहाँ पर ई पॉइंट पी पर मिला कितना हमको, यानी कि ई प्राइम ट्वाइस ई कॉस थीटा मिल जाएगा हमको। इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड की जाएगी। तो देखिए ये कुछ एंगल बना रहा है ये थीटा, और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एंगल अल्फा होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस की वैल्यू कितनी है, बेस हमारा एल है, और हाइपो हमारी कितनी मिल रही है हमको, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब रही बात ई प्राइम की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए ई प्राइम क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज लगेगा यहाँ से, ये पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारा कितना था, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब यहाँ आर स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे हम, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए आर की जगह हमने कितना रखा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी कि बचा कितना यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या फाइंड कर लिया, एक इक्वेटरल कंडीशन बनाई। इक्वेटरल कंडीशन के सेंटर से, यानी कि डाइपोल के सेंटर से r मीटर डिस्टेंस पर, यानी कि y एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P कंसीडर किया। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कि प्लस चार्ज की वजह से किधर की तरफ होगी और माइनस चार्ज की वजह से किस तरफ होगी। तो फिर पॉइंट P पर क्या निकला था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था हमारा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, देखिए वेक्टर कंडीशन में है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन प्लस की डायरेक्शन किधर की तरफ थी, इधर की तरफ थी, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन कहाँ है, ये एक्स एक्स के पॉजिटिव के लाऊंगे, ये नेगेटिव के लाऊंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ई की वैल्यू टोटल मिल गई, कितनी मिली थी, ई इज इक्वल टू ट्वाइस ई प्राइम कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड की हमने, इस एंगल से फाइंड कर ली। ठीक है, अब क्या करा, कॉस थीटा और ई डैश की वैल्यू उठानी है, सीरीज के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखिए ई डैश यानी कि ई पी इज इक्वल टू कितना हो गया, ई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, तो जहाँ पर कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा की जगह कितना रख देंगे हम, एल, और यहाँ पर कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए वैन बेस सेम पावर विल बी एडेड इन अ मल्टीप्लीकेशन। जब बेस सेम है, पावर क्या होंगी उनकी, ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर पावर हमारी मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ई पी इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये मिलेगा हमको 2QL अपॉन ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जानते हैं हम कितना होता है, P इक्वल टू ट्वाइस QL होता है। ठीक है, डाइपोल का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि डाइपोल की वजह से हम निकाल लें तो डाइपोल का फॉर्मूला जरूर इंक्लूड होना है इसके अंदर। तो ई की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, ई पी इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। किसके अलोंग निकालना है, P के अलोंग, यानी कि डाइपोल के अलोंग निकालना है। तो ये वेक्टर कंडीशन बन गई। ठीक, यानी कि ये हमको एक फॉर्मूला इसका मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अगर ये पॉइंट बहुत पास है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। अब एल डिस्टेंस बहुत छोटा होता है और आर इसके रेस्पेक्ट में बहुत ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि क्या है, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल। जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को, जो छोटी वैल्यू होती है उसको जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम अब क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है फिर हमको। ठीक, ये हमारा कुछ फॉर्मूला जो आया था वो कितना आया था, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी के अलोंग अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यहाँ ट्वाइस पी नहीं आना चाहिए, यहाँ पी आएगा सिर्फ,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैंने वहाँ 2 लिख दिया हो तो उसको पी कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले में 2QL है सिर्फ, और 2QL पी के इक्वल हो जाता है। अब एल की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो वेक्टर ई कितना मिल जाएगा हमको, 1/4πε0 पी, और पी के एलोंग अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वेक्टर ई विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0 पी, पी के एलोंग अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब रिलेशन क्या होगा, देखिए वहां पर हमको एक्सियल कंडीशन के अंदर क्या मिला था, पिछली वीडियो के अंदर देखना कि एक्सियल कंडीशन के अंदर जो हमको मिला है यहाँ पर 2p मिला है। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, हम रिलेशन फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। क्लियर, यानी कि क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इक्वेटोरियल कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसमें रिलेशन देखना है। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, जनरल कंडीशन देखेंगे। जनरल कंडीशन के अंदर क्या होगा कि डाइपोल जो है कुछ थीटा एंगल पर रोटेट कर जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए रिलेशन क्या होता है इसमें, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में निकालने हैं, बिटवीन ई इक्वेटरल और एंड ई एक्सियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक, यानी कि अब देखिए एक्सियल कंडीशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू होता है हमारा 1/4πε0 ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब और पी के एलॉन्ग। ठीक है, इक्वेटरल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ई इक्वेटरल कंडीशन 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और पी के एलॉन्ग। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से अगर 2 में इधर की तरफ लिख दूं तो ई एक्सियल विल बी इक्वल टू कितना होगा, 2 इक्वेटरल के। ठीक, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल कंडीशन में और इक्वेटरल कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए क्या देखना है, अब हमको देखना है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म समझने के लिए देखिए बड़ा पसीना आ रहा है। अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल कंडीशन हट रही, ठीक है भैया, जनरल कंडीशन देखनी है। अब देखिए पहली कंडीशन के अंदर क्या हुआ करता था कि डाइपोल हमारा कहाँ है, यहाँ पर रखा हुआ है, इसके एलोंग यहाँ पर कोई पी पॉइंट हुआ करता था। इक्वेटोरियल कंडीशन के अंदर क्या होता था कि इक्वेटोरियल कंडीशन के अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट पी हुआ करता था। अब जनरल कंडीशन है, जनरल कंडीशन के अंदर फॉर्मूले में क्या होगा, उसमें फॉर्मूले में कह रहा हूँ, फिगर के अंदर ये पॉइंट कहीं भी होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा। इसमें दो चीज़ें निकालते हैं हम, इसमें दो चीज़ फाइंड करते हैं। एक तो उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इसके अंदर कि जब रोटेट कर जाएगा तो उसके बाद में उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, किस डायरेक्शन में एंगल पे, किस एंगल पे वो रोटेट किया है। ठीक है, तो चलते हैं भैया। देखिए सबसे पहली चीज़ हमें डाइपोल बनाना है। सपोज कीजिए अभी डाइपोल इस कंडीशन में था, डाइपोल हमारा इस तरह से रखा हुआ था, कुछ क्या हुआ फोर्स की वजह से ये डाइपोल रोटेट कर गया, या फोर्स ना इसको हमने ऐसे रोटेट करा लिया। ठीक, कुछ थीटा डिग्री एंगल पर ये रोटेट कर गया। तो प्राइमरी कंडीशन क्या थी इसकी, ये थी। ठीक है, और सेकेंडरी कंडीशन इसकी कितनी होगी, यहाँ पर -q ले लेंगे और यहाँ पर -q है जहाँ पर चार्ज, तो यहाँ पर कितना होगा, +q चार्ज होगा। अब ये कुछ थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट कर गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, देखिए यहाँ से कुछ r मीटर डिस्टेंस इसका हमने लिया, कुछ डिस्टेंस पर ले लिया, यहाँ पर पॉइंट एक P फाइंड करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक क्या होगा, इस पॉइंट P पर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी जी। ठीक है, यानी कि एक तो जा रहा होगा इसका एक्सियल कंडीशन, यानी कि E एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल के जस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई इसकी ई पाई। अब देखिए जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल के बीच में और रिजल्टेंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल जो बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसको इस एंगल को देखना है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो रिलेशन आएगा वो इतना आएगा
टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, किसी भी वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी कह रहा हूँ, किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितना होता है, साइन थीटा होता है या कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और उसका वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि देखिए ये पॉइंट पी हमको मिला है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ई एक्स, तो इसकी कितना है, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई ई वाई, ठीक है। यानी कि ई वाई क्या है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन, और ये क्या है इसका एंगल ऑफ वेक्टर अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट पी है, यानी कि इस फिगर को मैंने इस तरह से बना लिया। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन जाएगा, ई कॉस थीटा चला जाएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। या तो इसको ऐसा कर लें कि बस ऐसे ही कर लें, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर वाली कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वेक्टर ई इज इक्वल टू एक्स और ई वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में आएगी निकल के। और जब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना होता है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर ई इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई वन ई टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब क्योंकि ये कितने डिग्री एंगल पर हैं, दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो कॉस 90 जैसे ही रखेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, सिर्फ इतना रह गया ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये क्या आ गई हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिल गई हमको। अच्छा, डाइपोल जब एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल कंडीशन लगेगी, यानी कि यहाँ पर कितना होगा इस वाले पॉइंट पर, यानी कि ई एक्स कितना होता है, ई एक्सियल, यही वो चीज़ थी जो मैं बता रहा था। और ई वाई के अलोंग क्या होगा, इक्वेटरल कंडीशन, ठीक है, इक्वेटरल। तो ई एक्स देखिए, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं के लेके चलूँगा, ठीक है, ठीक। तो ई एक्सियल कंडीशन में कितना होता है, ठीक है, कितना होगा, यानी कि यहाँ पर कॉस थीटा तो चलेगा साथ में, ठीक है, चलेगा। एक्सीएल कितना है, एक्सीएल की फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना रख दूंगा के, और वहाँ कितना मिलता है 2p/r3, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं सिर्फ अपना। तो ये कितना हो जाएगा, ई एक्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से ई इक्वेटरल, ई वाई निकालेंगे तो ई क्या निकल लिया हमारा इक्वेटरल, इक्वेटरल कंडीशन में कितना होगा kp/r3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को उठा के सीधा इसके अंदर पुट कर देना है वैल्यू, यानी पुट द वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड ई वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में फाइंड करने के लिए हमको क्या मिलेगा, इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी जनरल कंडीशन के अंदर। तो एक चीज़ और यहाँ देखना कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें kp/r³ और kp/r³ एक साथ में, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, यानी कि अब हमें ई की वैल्यू उठानी है और इसके अंदर पुट करनी है। तो चलो पुट करते हैं सीधी सीधी वैल्यू kp/r³, ठीक है, और ट्वाइस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद में क्या करते हैं kp/r³ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में क्या मिलेगा kp/r³ और kp/r³ का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और जब हम इसको बाहर लेके आएंगे तो अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं, यानी कि कितना लिख देंगे हम kp/r³ और अंदर में क्या बचाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम यहीं तक इसको रख लें, आ गया हमारा फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आ गया इसका। या फिर एक काम और करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा कि टर्म एक कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। यानी कि ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको kp/r³ तो ऐसे ही मिल गया सीधा साधा सा, और यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर की तरह जगह रखेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से ये कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह रखा जाएगा तो ये कितना हो गया प्लस का 1। अब ये आ गई इसकी एक फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया जनरल कंडीशन के अंदर, ठीक। अब इस जनरल कंडीशन के बाद में जब वेक्टर में ये डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर देखना यहाँ पर, ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन इस अल्फा को निकालना है हमको, ठीक है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो कुछ और एंगल मान लें, ये बीटा हो जाएगी, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई। ये हॉरिजॉन्टल एक्स के अलोंग होती है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाई के अलोंग होती है। तो हमें सिर्फ अल्फा फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा जब फाइंड करेंगे
तो कैसे फाइंड करना है, देखिए टेन अल्फ़ा, इस डायरेक्शन को या इस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस फिगर को। अब इसको थोड़ा सा इस तरफ से लेकर चलें, यानी कि ये कितना था, इस तरह से बना लेते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा इसका, एंगल ऑफ वेक्टर अल्फ़ा, और ये क्या हो गया, ई एक्सियल हो गई, और ये क्या हो गया, ई इक्वेटरल हो गया, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा यहाँ से ये अच्छा, ये वाली डायरेक्शन जो होगी इसके डायरेक्शन के बराबर होगी एकदम, और ये वाली डायरेक्शन इस डायरेक्शन के बराबर होगी, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ई वाई, ठीक है, और बेस कितना है हमारा, ई एक्स। और अगर टेन बीटा में लेकर चलेंगे तो टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एक्स अपॉन ई वाई, ठीक है। हम लेके किस में चल रहे हैं, ई वाई के अलॉन्ग लेकर चल रहे हैं। तो ई वाई कितना मिला था, 2p साइन थीटा, अरे भैया क्या मिल गया, के ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब साइन थीटा अपॉन नीचे कितना मिलेगा, ट्वाइस पी साइन थीटा के साथ कहाँ आया था, ट्वाइस पी तो पी साइन थीटा आएगा ना यहाँ पर, सिर्फ पी साइन थीटा। और यहाँ कितना होगा, एक्सियल कंडीशन में कहाँ पर जा रहे थे, कॉस की डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। तो एक्सियल में यहाँ पर ये हो जाएगा के पी अपॉन के ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। के से ये के से कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पर 1/2, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, टेन बीटा इजकल टू 2 कॉट थीटा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू कितना होगा, हाफ टेन थीटा के। क्लियर, एकदम सारी चीज़ समझ में आ गई, मस्त, ओके, ठीक है। इक्वेटर कंडीशन हो गई यहाँ पर, यानी कि एक्सियल भी हो गया, इक्वेटर कंडीशन भी हो गई, जनरल कंडीशन भी हो गई। अब रह जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड करना है। अब रह गई हमारी रिंग, ठीक है। रिंग पढ़ाने से पहले मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाऊंगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ाने से वहाँ पर एक आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिंग पर जब फैलेगी, रिंग पर जब चार्ज आएगा तो हम एक स्मॉल पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर इसका यूज़ है, तो इसको पहले करा दूंगा। उसके बाद में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे हम जो AIEEE और AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेरिवेशन टाइप है वो भी, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, कौन सा एंगल ऑफ वेक्टर होता है, कौन सा परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है, या कौन सा हमारा हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, या रिजल्टेंट और परपेंडिकुलर के डिस्टेंस बीच में दे रहे हैं तो एंगल कैसा होगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, अभी पूछ ले, सपोज कीजिए ये 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड था, तो अल्फा कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएगा, 22/हाफ, यानी कि इसका आधा होगा 22 और अपॉन 1/2, इसका हाफ होगा, ठीक है, यानी कि 45/2 होगा। क्लियर। अगर ये एंगल 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो थीटा कितना होगा यहाँ पर, 30 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री पर, ठीक है। इस तरह से एंगल बढ़ता चला जाएगा, जैसे ये झुकेगा उस तरह से ये काम करेगा।